हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर इन इंग्लिश पेडागोजी, जो कि आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। रीड का एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो गया, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और सी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है ओल्डेस्ट एंड क्लासिकल मेथड। कौन सा मेथड होता है? तो ओल्डेस्ट एंड क्लासिकल मेथड होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन रीट में पूछा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओल्डेस्ट एंड क्लासिकल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मदर टंग डोमिनेटेड इन। कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है इंग्लिश में जिसमें मदर टंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है? तो वो होता है जीटीएम, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग डोमिनेट करती है। ठीक है, कैसे डोमिनेट करती है एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ग्रामर ट्रांसलेशन में मेथड में टीचर करता है क्या है, आप पहले इंग्लिश में वर्ड्स को पढ़ते हो, सेंटेंस को पढ़ते हो, फिर उसको मदर टंग में ट्रांसलेट करा जाता है। जैसे कि अगर मैं ये सेंटेंस पढ़ती हूँ, मदर टंग डोमिनेटेड इन, मातृभाषा डोमिनेट करती है, तो ये तरीका होता है जीटीएम में। ये पहले आप इंग्लिश में पढ़ोगे, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है, या फिर आपका जो भी मदर टंग है उसमें। ठीक, तो मदर टंग डोमिनेट करती है जीटीएम मेथड। मैं आपको सारे करवा चुकी हूँ, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नेचुरल मेथड इज, किस मेथड को नेचुरल मेथड कहा जाता है? तो डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनिट ऑफ टीचिंग इन जीटीएम, ये बहुत पूछा जाता है कि जीटीएम में जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें टीचिंग यूनिट क्या है? तो टीचिंग यूनिट वर्ड है, बिकॉज जब आप इंग्लिश में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करते हो, इसलिए कहा जाता है कि टीचिंग ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज वर्ड। ठीक, वर्ड बाय वर्ड मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है in which approach student understand vocabulary by using real as well as planned situation। ऐसी कौन सी अप्रोच है जिसमें बच्चे जो है प्लान्ड सिचुएशन से या फिर रियल सिचुएशन से वोकेबलरी पढ़ते हैं? वो होती है सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच में टीचर जो है वो रियल सिचुएशन या प्लान सिचुएशन क्रिएट करके बच्चों को वोकेबलरी पढ़ाता है। नेक्स्ट हमारा है रीडिंग फॉर प्लेजर इज। ऐसी कौन सी रीडिंग है जो आनंद के लिए पढ़ी जाती है? ठीक, उसको कहा जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, रीडिंग का पूरा एक वीडियो बन चुकी है टाइप्स ऑफ रीडिंग के ऊपर, तो आप देख सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा डिटेल में समझ आ जाएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है, और सीटेट में तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीडिंग फॉर प्लेजर इज, कौन सी रीडिंग होती है जो प्लेजर के लिए पढ़ी जाती है, आनंद के लिए होती है? वो होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। जैसे कि आप नॉवेल्स पढ़ते हो, शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हो, तो ये आप अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हो। रीडिंग फॉर टेक्स्ट इन डिटेल, अगर आप कोई टेक्स्ट डिटेल में पढ़ते हो तो उसको क्या कहते हैं? वो होती है हम आपकी इंटेंसिव रीडिंग डिटेल में। जैसे कि आपका जब कोई एग्ज़ाम होता है तो अपनी बुक्स पढ़ते हो, तो बुक्स को हमेशा डिटेल में पढ़ा जाता है, तो इसलिए उस तरह की रीडिंग को हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। जैसे कि आपका आने वाला सीटेट एग्ज़ाम है, रीट एग्ज़ाम है, तो इसके लिए जैसे आप प्रिपरेशन करते हो तो कितना डिटेल में अपनी बुक्स पढ़ते हो। ठीक, तो वो किस तरह की रीडिंग आप करते हैं? इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। और जब आप नॉवल पढ़ते हो, शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हो, ड्रामा पढ़ते हो, तो वो होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा हुआ है, स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज। इंग्लिश का स्टेटस क्या है इंडिया में? तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है इंग्लिश को इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीस्ट ऑफ रीडिंग इज नोन एज। देखो, बेसिकली जीस्ट रीडिंग है ये, इसको कौन सी ऐसी रीडिंग है जिसको जीस्ट रीडिंग कहा जाता है? वो होती है स्कीमिंग। देखिए, स्कीमिंग बेसिकली क्या करते हैं, हम एक जनरल आइडिया लेने के लिए पढ़ते हैं। जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर को ऑब्वियसली बात है आप लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर तो बहुत बड़ा होता है, तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप पढ़ते हो, तो उस तरह की जो रीडिंग होती है उसको हम स्कीमिंग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इन, बहुत इंपॉर्टेंट है। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इन सी सी ई मीन्स, जो सी सी ई है जिसकी फुल फॉर्म होती है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, उसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है वो बेसिकली क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं? तो वो इंक्लूड करती है स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एरियाज़ को, मतलब शैक्षिक और सह शैक्षिक जो चीज़ें होती है, जो पेन पेपर से रिलेटेड होती है, जैसे कि आपकी बुक्स, वो सब कॉम्प्रिहेंसिव में आएंगी, और जो को करिकुलर एक्टिविटी है वो भी कॉम्प्रिहेंसिव में आएगी। स्कोलेस्टिक का मतलब आपकी बुक्स से रिलेटेड और सब्जेक्ट से रिलेटेड, और को स्कोलेस्टिक का मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़, वो सब कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर आती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूनिट टेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, अगर आप बच्चों का यूनिट टेस्ट लेते हो तो वो किस तरीके का असेसमेंट होता है? वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ही आपको ध्यान रखना है। ठीक, फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली होता है कि जिसमें आप बच्चे का जो है बार बार टेस्ट लेते हो, वो गलतियाँ करता है,
फिर आप उसकी गलतियों को सुधार करते हो, फिर टेस्ट लेते हो। इस तरह का जो असेसमेंट होता है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये चीज़ मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट मीन्स, स्टैंडर्डाइज जो असेसमेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका समेटिव असेसमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ फोनेटिक सिम्बल्स आर। फोनेटिक कितने सिम्बल्स होते हैं हमारे, 44 होते हैं। फोनेटिक सिम्बल्स पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप देख सकते हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टोटल नंबर ऑफ डिफ्थोंग्स आर, डिफ्थोंग्स कितने होते हैं बेसिकली, तो वो होते हैं आपके 8। ठीक, ये वोवल होते हैं बेसिकली। टोटल नंबर ऑफ मोनोफ्थोंग्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोनोफ्थोंग्स होते हैं 12। तो अगर आप फोनेटिक्स की बात करो तो इंग्लिश में जो टोटल आपके वोवल होते हैं वो कितने होते हैं, 12 + 8, 20 वोवल्स होते हैं। 20 वोवल्स में से 8 वोवल्स को डिफ्थोंग्स कहा जाता है और 12 वोवल को मोनोफ्थोंग्स कहा जाता है। अब पॉइंट आता है, ये क्वेश्चन देखो, आप ये पॉइंट पढ़ो, डिफ्थोंग्स को और किस नाम से जाना जाता है, मोनोफ्थोंग्स को किस नाम से जाना जाता है, ये रीट पे पूछा गया है। ठीक, तो देखिए डिफ्थोंग्स को हम इम्प्योर वोवल कहते हैं, ग्लाइड वोवल कहते हैं, डबल वोवल साउंड कहते हैं। बिकॉज डिप्थोंग्स बेसिकली दो वोवल साउंड मिला करके जब कोई तीसरा वोवल साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसको हम डिप्थोंग्स कहते हैं। इसलिए हमेशा ये इम्प्योर वोवल होते हैं, ग्लाइड वोवल होते हैं, डबल वोवल साउंड होते हैं। ठीक, मोनोफ्थोंग्स क्या होता है, देखिए मोनोफ्थोंग्स का मतलब होता है सिंपल, मोनो का मतलब एक, प्योर वोवल्स जो भी आपके वोवल साउंड्स हैं, प्योर वोवल साउंड्स हैं, उसको मोनोफ्थोंग्स कहते हैं, या इनको सिंगल वोवल साउंड भी कहा जाता है। ठीक, तो कभी कभी आपसे क्या होता है कि डिफ्थोंग्स ना बोल करके आपसे सीधे पूछा जाएगा इम्प्योर वोवल कितने हैं, ग्लाइड वोवल कितने हैं, तो तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ऑल्टरनेटिव नेम्स हमेशा पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं। ठीक है, ये साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं इंग्लिश में 24, और 24 कॉन्सोनेंट साउंड, 20 आपके वोवल साउंड, तो टोटल कितने फोनेटिक साउंड हैं, 44। नेक्स्ट हमारा जो वन लाइनर है वो है लेमेंटिंग पोएम। लेमेंटिंग पोएम किसको कहा जाता है, जिसको हिंदी में अगर मैं कहूँ ट्रांसलेट करूँ शोक गीत, तो एलेजी होती है हमारी लेमेंटिंग पोएम। और सोनेट, सोनेट क्या है बेसिकली, सोनेट एक 14 लाइन की कविता है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 21 लाइनर्स थे। इस तरह की वीडियो मैं आगे लाती रहूँगी जिससे कि जो है हम काफ़ी कुछ कवर कर पाएँ वन लाइनर्स के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल के साथ बने रहें, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है जब एक नए चैनल पे लोग जुड़ते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर ना करना भूलें। बस जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।